दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब हम अपने माँ बाप को तकलीफ़ में देखते हैं। अब वो तकलीफ़ चाहे किसी इंसान की तरफ से हमारे माँ बाप को मिल रही हो या किसी बीमारी की वजह से वो तकलीफ़ में मुब्तला हों। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। बाप वो पहला मर्द होता है जिसकी मोहब्बत बेटी सारी ज़िंदगी अपने दिल में बसा के रखती है, और यही वो पहली मोहब्बत है जिसे औरत सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाती। अब्बू जब से मुझे छोड़ के गए हैं तो ज़माने ने मुझे बता दिया है कि जिन बेटियों के बाप नहीं होते इनका कोई हमदर्द नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को दिखाया है नाश्ता कि आज नाश्ते में हलवा पूड़ी खाई है और साथ में डबल रोटी अंडा, जो काफ़ी अरसे बाद इस तरह का नाश्ता किया है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि बेबी को तो वैसे ही छुट्टी थी और बड़े बच्चों का इंस्टीट्यूट खुला था, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, इस्लामाबाद में जो है वो धरना चल रहा है, तो सारे रास्ते जो है ना वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए कब तक ये सूरत हाल चलेगी। इस वजह से उनका इंस्टीट्यूट जो है वो बंद हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, ऑफिस बंद हो जाएंगे, पूरा जो है ना एक किस्म का पूरा शहर जो है ना वो बंद हो जाएगा। तो बस जी अल्लाह ताला रहम करे और सबको हदायत दे, यही कह सकते हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जी नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि जाके थोड़ी बहुत जो है ना ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो वो थोड़ी सी चीज़ें मैं लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ें तो मुझे चाहिए नहीं थी, तो बस जितनी चाहिए थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हर चीज़ के रेट आप समझ लें डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो बस जितनी चीज़ें बहुत ज़रूरी मुझे चाहिए होती हैं उतनी लेके आती हूँ मैं, मतलब फालतू की कोई चीज़ भी वहाँ से नहीं उठाती हूँ। वैसे काफ़ी सौदे जो है ना अभी पड़े हुए थे, बस जितनी चीज़ें मुझे चाहिए थी वही लेके आई हूँ मैं। तो ये बर्तन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं नए ख़रीद के नहीं लाई, ये पहले के बर्तन मेरे पास पड़े हुए हैं, बस पैक करके मैंने रख दिए हुए थे क्योंकि अभी कैबिनेट नहीं बने हुए ना मेरे किचन में। तो फिर बर्तन अगर मैं निकाल लूँ सारे तो रखने की मेरे पास जगह नहीं है। तो बहुत से लोगों ने बोला था आप ही अपना ना जो पॉट है जिसके अंदर मैं सालन बनाती हूँ, वो कढ़ाई भी बिल्कुल नहीं है, बस मेरी गलती से वो ख़राब हो गई हुई है। स्टील का चम्मच उसके अंदर मार मार के मैंने उसको ख़राब कर दिया हुआ है, तो वो भी बिल्कुल नहीं, इनके साथ ही ली थी, तो वो आप चेंज कर लो। तो फिर मैंने सोचा भाई थोड़े से बर्तन निकाल लेती हूँ। तो बस आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये जो है ना थोड़े से बर्तन निकाले, इन्हीं में अब मैं खाना बनाया करूँगी। अच्छा, वापस आके इतनी ज़्यादा थकावट हुई तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। आज की जो आप बीती मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा दुख और कर्ब से भरी हुई है। ये एक बेटी की दिल का हाल है, बहुत ज़्यादा वो दुखी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, और यकीन करें मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आया उनका सुन के। ये उनकी दास्तान नहीं, मैं कह सकती उनकी दुख की दास्तान नहीं है, उनके वालिद हयात नहीं है, अब इस दुनिया में नहीं है, और ये सारा कुछ जो उनके बाप के साथ उनकी वजह से तो नहीं कह सकते, उनका तो कोई कसूर नहीं था, उनकी तो शादी हुई थी ना, उन्होंने तो शादी मतलब करके वो अपने घर गई थी। उनके ससुराल वालों की वजह से जो उनके बाप पे बीती है वो सारी उन्होंने मेरे साथ शेयर की है, और बोला था कि मैं उनकी ये बात जो है ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो ससुराली माशरा होता है वो सिर्फ बेटी के ऊपर जुल्म नहीं ढाता है, वो उनके माँ बाप के ऊपर भी बहुत सारी ज़्यादतियाँ करता है, उनके माँ बाप के ऊपर भी कहर बन के टूटता है। और गलती क्या होती है? कोई भी नहीं होती। गलती उस बाप की ये होती है कि उसने अपनी बेटी की शादी की होती है, उनके घर पर उनके इत्माद करके उनको अपनी जिगर का टुकड़ा जो है ना वो सौंपा होता है, उसकी सज़ा उस बाप को दी गई। किस तरह से? शायद ये इस तरह की कहानियाँ हर घर में मिले, क्योंकि कई कमेंट्स आ रहे हैं ये घर घर की कहानी है, तो मुझे बड़ा होता है कि ये घर घर की कहानी नहीं है, ये घर घर का कर्ब है, घर घर की अज़ियत है, घर घर की ये दास्तानें हैं जिनको सुन के यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोग इस कदर भी बेहिस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि उन सिस्टर ने क्या बोला। उन्होंने बोला कि मेरी शादी को अभी 1.5 साल का अरसा हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तो बस मेरा कसूर ये था कि मेरी शक्ल सूरत जो है वो अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाई थी, मुझे प्यारा बनाया था, और मैं कहीं भी जाती थी, अगर अपने ससुराल वालों के रिश्तेदारों की शादियों पर या कहीं पर भी मैं जाती थी तो लोग मुझे बहुत सराहते थे, मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। एक मेरा इखलाक भी अच्छा था, तो लोग बहुत तारीफ़ करते थे और बोलते थे कि कितनी खूबसूरत बच्ची है और इसके माँ बाप ने इसको कितने आला इखलाक दिए हैं। तो एक शादी पे इसी तरह से, और जो ये चीज़ें जो थी ना मेरी नंद और मेरी जो सास है ना उनको पसंद नहीं आती थी, वो काफ़ी ख़ाइफ़ रहती थी कि हर जगह ये जाती है, इसकी तारीफ़ होती है, तो हमारी बेटी की क्यों नहीं होती। अच्छा, ये ना हमारे माशरे की एक बहुत ज़्यादा अजीब सी दास्तान है, ये अलहदा से ही एक स्टोरी है कि जहाँ पे भाभियाँ अगर कोई खूबसूरत आ गई हैं, उनकी तारीफ़ कहीं कोई मोहल्ले वाले या रिश्तेदार कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें भी ना नंदों को और भाभियों को ना नंदों को और सास को ना हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये सच है। अब इससे कई लोग इख्तलाफ करेंगे, बोले नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पर ये सारा कुछ होता है। तो मेरे ख्याल में अब मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया कि मैं किन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये होता है, ये हमारे माशरे का ये भी एक कड़वा सच है। ये इस वजह से भी बच्ची को ना अज़ियत देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बोलती हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा वो ख़ाइफ़ रहती थी इस चीज़ से। तो एक शादी के फंक्शन में मैं गई हूँ, तो वहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कोई जो भी हमारे घर आता था मैं उनके साथ बहुत अच्छे से, जैसे कि मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत की हुई थी, मैं उनके साथ अच्छे से पेश आती थी।
तो उस चीज़ को लेके मेरी नंदे और मेरी सास जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाइफ रहती थी। इसी तरह से हुआ और एक बार उनका गुस्सा इतना ज़्यादा चढ़ गया, वो इतनी ज़्यादा खाइफ हुई कि हर वक्त लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, इसके साथ इतना प्यार करते हैं, हालांकि वो मुझे इस काबिल नहीं समझते थे। उन्होंने मेरे साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, मुझे मतलब कोसना शुरू कर दिया, मेरे माँ बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बड़ी हिम्मत की बात होती है कि अपने माँ बाप को कोई किसी के मुँह से अपने माँ बाप के लिए बुरे अल्फाज सुने, फिर भी बेटियाँ जो है ना वो ये चीज़ भी बर्दाश्त करती हैं, किसी न किसी पॉइंट पर इसको भी दबा जाती हैं, नहीं बोलती हैं, चुप रहती हैं, सुन लेती हैं। तो वो बोली कि मैं ये सब बर्दाश्त करती रही। तो एक बार उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा हालात जो है ना मेरे ख़राब होना शुरू हो गए घर में। तो उन्होंने मेरे अब्बू को फ़ोन किया, मेरे घर वालों को फ़ोन किया कि आप आके हमारी बात सुने, आपकी बेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ऐसे बहुत परेशानी वाला उन्होंने कॉल किया। उस ज़माने में टेलीफोन होते थे, मोबाइल इतने ज़्यादा आम नहीं थे। तो वो बोली कि मेरे अब्बू जो है ना वो आ गए, मेरी अम्मी को साथ लेके, साथ में मेरे बहन भाई जो थे छोटे वो भी साथ में आए। तो वो आए हैं तो उन्होंने आते ही मेरे अब्बू पे चढ़ाई कर दिया और मेरे अब्बू के सामने मेरे लिए इतने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ऐसी ऐसी बातें की हैं जो एक बाप के लिए अपनी बेटी के लिए, एक बाप के लिए अपनी बेटी के बारे में इस तरह के अल्फाज सुनना शायद मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा नामुमकिन भी होता है। फिर भी मेरे अब्बू उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो उनका जो है ना सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें मत करें। जैसे मेरे बाप के मुँह से ये अल्फाज अदा होने थे, मेरा जो जेठ था, मेरे जो ससुर थे, उन्होंने मेरे बाप का गिरेबान पकड़ लिया और उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और इतना उन्होंने मेरे अब्बू के साथ ज़्यादती की, मेरे अब्बू ने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। अब यहाँ पे ये बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है सुन के। तो अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, उसके बाद मैं जो है ना अपनी वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अबीदा ना हूँ, मेरी आवाज़ ना भर आए और मैं आप लोगों तक उस बच्ची का पैगाम पहुँचा दूँ। वो बोली कि मैं बहुत चीखी चिल्लाई कि मेरे अब्बू को मत मारे, मेरे अब्बू के साथ इस तरह से नहीं करें। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि उनके हस्बैंड कहाँ पे थे। तो उन्होंने बोला कि वो घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मेरे अब्बू को बुलाया था ताकि मेरे हस्बैंड उस वक्त वहाँ पर मौजूद ना हो और वो अपनी मन मर्जी करें। तो बस जी, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो बोली कि मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ वहाँ से रोते हुए घर वापस आ गई, क्योंकि मेरे अब्बू किसी भी कीमत पे तैयार नहीं थे कि मैं वहाँ पे रहूँ। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अपने अब्बू से नज़रें कैसे मिलाऊँ। वो मेरे वालिद जिसको मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, मेरी वजह से आज उनकी आंखें नीची थीं और वो आंखें नीची करके मुझसे बात कर रहे थे, जैसे वो कह रहे हों कि मेरी बेटी मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। हालांकि अंदर ही अंदर मैं खुद अपने आप से शर्मिंदा हो रही थी कि ये सारी तकलीफ़ें, ये जितनी भी मेरे अब्बू की इंसल्ट हुई है, ये सिर्फ मेरी वजह से हुई है। तो फिर मैं दिल में ये सोचना स्टार्ट हो गई। मैं अपनी अम्मी के घर वापस आ गई और वहीं पे रहती रही। मैं वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं वहाँ पे वापस जाऊँ जहाँ पे मेरे बाप को इतना ज़्यादा जलील किया गया, मेरे बाप पे हाथ उठाया गया। दिन रात मेरे जहन में यही चीज़ चलती रहती थी कि मेरे अब्बू के साथ ये जो सब कुछ हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। वो बोली यहाँ तक मैं सोचना स्टार्ट होगी और मैं कर भी गुजरी, मैंने इस तरह से कर भी दिया। मैंने कुछ ऐसा खाया कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, लेकिन वो बोली कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी की गलती थी कि मैंने ऐसे सोचा और किया। लेकिन उस वक्त वो बोली कि मुझे यही बेहतर लगा, मुझे लगा कि अगर मैं ही इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे माँ बाप जो है ना वो उनको मज़ीद जो है ना दुख और तकलीफ़ जो है ना उससे छुटकारा मिल जाएगा, उनकी कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बहरहाल वो बोली कि मेरे माँ बाप मुझे हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने मेरा इलाज करवाया, मैं बच तो गई, लेकिन मैं ज़िंदगी तो मेरी बच गई, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतनी ज़्यादा मैं पागल हो गई, बिल्कुल मैं कहती पागल हो गई। मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं किसी को भी पहचान नहीं पाती थी, मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाती थी। वो सारा मेरी अम्मी मेरे बेटे को संभालती थी, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा उस वक्त साथ दिया। एक चीज़ वो बोली कि मेरे साथ उस वक्त अच्छी हो गई कि मेरे जो शोहर थे ना वो दिल के अच्छे इंसान थे। उन्होंने उस वक्त भी इस चीज़ पे एहतजाज किया, उन्होंने बोला कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन इस फेज़ से मेरे हस्बैंड ने मुझे निकालने में काफ़ी मदद की, वो मेरे साथ साए की तरह रहे, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरा इलाज करवाया, सारा कुछ किया, वो मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन वो अपने अम्मी अब्बू के साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो दिल के वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। बहरहाल वो बोली कि मैं फिर इस चीज़ से भी बाहर निकली, डिप्रेशन से भी निकली, पागलपन की जो मेरी हालात थे उससे भी मैं निकल आई, क्योंकि मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। फिर उसके बाद काफ़ी माफ़ी तलाफ़ियाँ हुई, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेरे अम्मी अब्बू को समझाया, बोला, माफ़ी मांगी, सॉरी बोला। उन्होंने बोला कि अब इसके साथ कभी ऐसा नहीं होगा, ये बोल के मुझे वो दोबारा अपने घर वापस लेके। कुछ अर्सा तो मेरी सास, नंदों का, ससुर का, सबका रवैया मेरे साथ अच्छा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने अपने असली रंग जो है ना वो बोली दिखाना स्टार्ट कर दिए। वो बोली कि मैं जब भी अपनी अम्मी से बात करती थी, उनको ख़ास जो एतराज़ होता था वो इस चीज़ पे होता था कि मैं जब भी अपनी
अपनी अम्मी से बात करती थी वो बोलते थे कि ये अपने घर की बातें उनको बताती है, तो वो मुझे ना मेरी अम्मी से बात नहीं करने देते थे। वो बोलती इस चीज़ को लेके इतना लड़ाई झगड़ा करते, इतना ज़्यादा अज़ियत देते कि कई बारी मेरी नंद ने भी मेरे पे हाथ उठाया और कई बारी जो है ना मेरी सास भी मेरे ऊपर कहर बन के टूट पड़ी इस बात पे। वो बोली कि मुझे उस वक्त इतनी हैरत होती थी कि जब मेरी सास खुद अपनी बेटी के साथ घंटों बात करती थी और उनकी बेटी एक एक बात जो होती थी ना अपने ससुराल की अपनी अम्मी के साथ यानी कि मेरी सास के साथ शेयर करती थी, तब तो मेरी सास को कोई एतराज़ नहीं होता था। लेकिन जब मैं बात करती थी तो वो मेरे ससुर को भड़का के मेरे पीछे लगा देती थी कि इसको इसकी अम्मी के साथ बात नहीं करने देनी। एक दिन इस तरह से हुआ, इस हद तक मसला बढ़ गया कि मेरे ससुर ने फ़ोन भी तोड़ दिया मुझसे छीन के और मेरे ऊपर उन्होंने हाथ भी उठाया, बल्कि मुझे मारा, तशद्दुद किया। लेकिन इस बार मैंने अहद किया हुआ था, मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा उनके जुल्म सितम सहने के बाद वो बोली मजबूत हो चुकी थी कि मैंने सोच लिया था कि ये मुझे मार भी डालेंगे ना तो भी मैं अपने अब्बू को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गए थे। वो मेरी ही बातें सुन सुन के तो उनकी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी और वो किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए थे मेरे दुख देने की वजह से, यानी कि जो मेरे दुख मुझे मिलते थे उनको पता चलते थे तो वो उस वजह से बीमार हो गए थे, ऐसी बीमारी का शिकार हो गए थे जो उन्हें ज़िंदगी से दूर लेके जा रही थी। तो मैंने सोच लिया कि मैं अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती, वक्ती तौर पे मसले हल हो जाते लेकिन उसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलता। फिर ऐसा हुआ किस्मत का करना कि मैं वहाँ से सेपरेट हो गई, मैं अलहदा हो गई, मैं उनके साथ नहीं रही। वो बोली अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरे जो वालिद हैं ना वो हयात नहीं है, वो मेरे दुख झेल झेल के देख देख के और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना इस चीज़ का ज़िम्मेदार वो बोलती हैं कि अपने ससुराल वालों को समझती हूँ कि उनकी वजह से मेरे अब्बू आज हम लोगों में नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ें, इतनी अज़ियतें दी हैं। अगर मैं खुद नहीं बताती थी तो उनको कहीं ना कहीं से वो खबरें जो है ना उनको मिल जाती थी। तो अब मैं सोचती हूँ कि काश मेरे अब्बू जो है ना उनकी ज़िंदगी होती, वो ज़िंदा होते, वो हम लोगों के बीच में होते। तो वो बोली कि मैं ये सोचती हूँ कि बेटियाँ जो होती हैं ना अल्लाह ताला की रहमत तो होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके नसीब अगर अच्छे करे तो माँ बाप के लिए वो हमेशा रहमत और खुशी बने। और वो बोली कि मेरे अब्बू के वफ़ात के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सोचना शुरू हो गई थी कि मेरे अब्बू के साथ अच्छा नहीं हुआ था, मेरे अब्बू के ऊपर इन्होंने हाथ, पूरी ज़िंदगी वो बोली कि मेरी एज इतनी ज़्यादा हो गई हुई है तो अभी तक मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाई। मैं आज भी वो वाक़या याद करती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये कल की बात है, वो चीज़ें मेरी आंखों के सामने से कभी नहीं जाती। वो बोलती कि मेरे ऊपर जितने भी जुल्म सितम हुए हैं वो सारे के सारे मैं भूल चुकी हूँ, एक भी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मेरे बाप के साथ उन्होंने किया था ना वो मैं कभी नहीं भूल पाती। वो लोग मेरे सामने आते हैं तो वो वाक़या मुझे उसी तरह से याद आ जाता है और मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर सकती। आखिर में जो पैगाम उन्होंने मुझे दिया वो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, मेरी कोशिश होती है, क्योंकि वो अल्फाज सारे मेरे पास अमानत होते हैं उनके, और उन्होंने मुझसे बोला होता है कि मैं आपके साथ ज़रूर ये पैगाम उनका शेयर करूँ कि जो माँ बाप होते हैं उनका ये जुर्म होता है कि वो बेटियाँ जो है ना अपनी किसी को सौंपते हैं, अपने जिगर के टुकड़े जो वो किसी के हवाले करते हैं, ये उनका कोई जुर्म नहीं होता है। वो उन पर एतमाद करते हैं ससुराल वालों पर, तभी वो अपनी बेटियाँ उनको सौंपते हैं। तो खुदारा बेटियों के ऊपर तो आप जुल्म ढाते ही हो, उनके माँ बाप की तो इज़्ज़त का ख्याल करो, उनको तो इंसल्ट मत करो, कम से कम किसी बेटी के सामने उनके माँ बाप की इंसल्ट मत करो, चाहे वो अल्फाज के ज़रिए हो या तशद्दुद के ज़रिए हो जैसे इनके बाप के ऊपर हुआ है। वो बोलती हैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल है और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। तो बस किसी के साथ भी बुरा मत करो, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो ये ज़हन में रखो कि ये चीज़ आपके सामने ज़रूर आनी है। उन्होंने मुझे एंड में एक ऐसी बात बताई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उन्होंने बोला कि जिन्होंने मेरे अब्बू के ऊपर ये सब कुछ किया था, आगे चल के जब उनकी बेटियां जवान हुई, उन्होंने उनकी शादियां की, तो उनके ससुराल वालों ने सेम उसी तरह से उनके साथ किया जिस तरह से उन्होंने मेरे अब्बू के साथ किया था। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह की लाठी जो है बेआवाज़ होती है। अगर आप किसी के ऊपर नाहक जुल्म करते हो तो आपको भी वैसा ही जुल्म फेस करना पड़ता है। लेकिन वो बोली कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, इस चीज़ को लेकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। बहरहाल आपकी राय क्या है, आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।